नमस्कार दोस्तों हम लोग ने चालू कर दिया आज से इंडियन पॉलिटी की डे वाइज सीरीज़। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 500 MCQ है। ठीक है, ये इसका डे 1 होगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन होता है। डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस। ठीक है, और इसकी अगर आपको कंप्लीट वीडियोस चाहिए पूरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में मिल जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा कि आप डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से उसमें कर सके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, और सब लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? ब्रिटेन, इंडिया, अमेरिका या रशिया? तो दोस्तों कौन सा है जो सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो पता होगा आपको, भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान। देखिए, जब इंडिया का अगर पता होगा आपको, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। आज तो 25 पार्ट हो गए हैं, 12 शेड्यूल हो गए, आर्टिकल भी ना जाने 400 से भी प्लस ही हो चुके हैं। मतलब क्योंकि आर्टिकल तो वेरी करते रहते हैं, तो वो आपको इम्पोर्टेंट याद रखने। तो इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों। ठीक है, ब्रिटेन का तो अनरिटन है, अमेरिका का रिटन है, मात्र उसमें 7 ही आर्टिकल ही है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। सेकंड देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, समानता का अधिकार 14 से 18, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार 26 27। मतलब राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 26 27। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23-24 में है। किस में? आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है जो बेकार होती है, प्रोहिबिशन जो होता है, प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर, मतलब आपसे बंधुआ मजदूरी, बिना पैसे दिए मजदूरी कराना, ये सब नहीं होगा। और आर्टिकल 24 चाइल्ड से रिलेटेड डील करता है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 19 से 22 बिल्कुल सही है, 14 से 18 भी सही है, रिट पावर भी सही है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में बताया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू ओनली लोकसभा? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, जो मतलब मंत्री होते हैं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, जैसे अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, पर ये मंत्री सारे सारे मंत्री की बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा चुन के आई होती है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 75। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 75 ये चीज़ कहता है। और आर्टिकल 76 दोस्तों अगर पूछ लेता तो ये अटॉर्नी जनरल से डील करता है। किससे? अटॉर्नी जनरल से डील करता है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, और आर्टिकल 78 पूछ ले अगर, 78 किससे डील करता है? तो 78 कहता है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना है जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है। ठीक है, ये आर्टिकल 78 कहता है। और आर्टिकल 70 प्रेसिडेंट की जो फंक्शंस हैं जो चल रहे हैं उससे डील करता है। ठीक है, डील्स विद डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटी डिफेक्शन एक्ट। 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं या आपकी दूसरी अनुसूची? तो देखिए, जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको 10th शेड्यूल में ऐड करा गया है, 10th शेड्यूल में बाय 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, इसमें डिटेल में दिया गया है कि कौन किस स्थिति में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते, हाँ पर और भी देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, 5वीं में क्या है, 8वीं में क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बाई चांस आपकी ये पूछ ले आपसे। तो दूसरे में सैलरी वगैरह दिया, सैलरी और क्या भत्ते वगैरह मिलेंगे किसको? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, राज्यसभा के जो स्पीकर होगा उसको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को। इसमें मंत्रियों की सैलरी वगैरह नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा। 5th शेड्यूल पूछ ले अगर, 5th शेड्यूल तो पता होगा 5th शेड्यूल किससे डील करता है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से डील करता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। 8th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। किससे? ऑफिशियल लैंग्वेज से। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा।
डिटेल एनालिसिस यही होती है कि अगर आपसे हो सकता है ये है तो और भी चीज़ें आपको पता हो, ठीक है। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? सार्वजनिक चुनाव में मतदान, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास यानी डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानने तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो देखिए, वोटिंग करना ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। वोटिंग आपको पता होगा आर्टिकल 326 में है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि 18 प्लस के लोग वोट कर सकते हैं, आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये तीनों हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड हुई थी दोस्तों? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11वीं कब ऐड हुई? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, ठीक है, 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। इससे पहले 10 थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत को संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो आपको पता होगा 9th शेड्यूल ऐड हुआ था 1951 में, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ये किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कि कोई भी कानून जो है अगर वो 9th शेड्यूल में डाल दिए जा रहे थे तो उनका न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकता था, है ना, ऐसी चीज़ें डाल दी थी। पर 1973 में जो एक रिमार्केबल केस आया, केशवानंदा भारती केस, उसमें क्या बोला गया कि 1973 के पहले के कानून जो भी इसमें हैं उनको हम नहीं देख सकते, पर 1973 के बाद अगर आप कोई भी कानून को इस बकेट में डालोगे तो हम उठा के उसको चेक करके नल एंड वॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों डिटेल एनालिसिस अगर आप चाहते हो तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, आपको मज़ा आ जाएगी और इससे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपको मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड मटेरियल उतना ही पढ़ के कम समय में आप अपने इनपुट आउटपुट को बढ़ा सकते हो। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कह प्रस्तावित किया जा सकता है? मतलब कब प्रस्तावित किया जा सकता है, इसको करो। वेयर द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल, कहाँ करिए इसको, कहाँ? वेयर वॉज द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज? मतलब उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो कहाँ से रेजोल्यूशन पास होगा? उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं। केवल लोकसभा से, संसद के किसी भी सदन से, संसद की संयुक्त बैठक से, या केवल राज्यसभा से, ठीक है। तो देखिए, अगर राष्ट्रपति को हटाना है आपको तो केवल और केवल राज्यसभा से प्रपोजल पास हो सकता है अंडर आर्टिकल 67। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। मतलब वो जो सैलरी लेता है वो राज्यसभा के चेयरमैन की ही लेता है ना, तो इसलिए राज्यसभा से ही हो सकता है इसका, और स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, ठीक है। मतलब राज्यसभा से पास हो जाएगा अगर स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर लोकसभा में जाए, नहीं स्पेशल नहीं, माफ़ कीजिएगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी? इफेक्टिव। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी कौन सी होती है? जितने लोग आए हैं, ठीक है, वो, और जिसमें वैकेंट सीट है वो हटा दो, है ना, वैकेंट सीट है वो हटा दो। इफेक्टिव मतलब जितने अभी प्रेजेंट होने चाहिए वो, और वैकेंट सीट हटा दो, जितने लोग हैं वो लोग करेंगे, ठीक है। और लोकसभा से सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी, राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष प्रस्तावित किया? द पार्लियामेंट पास्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट इन विच ईयर? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था दोस्तों? तो अगर आपको पता हो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 1985 में। कब आया था? 1985 में दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट सवाल है, आपको याद रखना पड़ेगा ये एक्ट। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। केवल लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधान परिषद के, या प्रधानमंत्री के? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए, ठीक है। चलिए 10वां देखते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? इन द अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज जवाहरलाल नेहरू, एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? दोस्तों ये अंतरिम गवर्नमेंट एक बार देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और एक्सटर्नल अफेयर्स भी देख रहे थे और कॉमनवेल्थ रिलेशन देख रहे थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, नेहरू जी एक्सटर्नल अफेयर्स भी देख रहे थे और कॉमनवेल्थ।
वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर भी थे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्ट्री, ये जरूर याद कर लो, पूछता ज़रूर है ये। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर थे। होमी भाभा जो थे वर्क माइंस और पावर मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अरुणा आसाफ अली को रेलवे दिया गया था। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे। वही लियाकत अली खान फिनेंस मिनिस्टर। और टीटी चुंद्रीगर ये कॉमर्स मिनिस्टर थे। सी से चुंद्री, सी से कॉमर्स। अब्दुल राब नशेतार ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर। गफ्फार अली खान हेल्थ मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है गफ्फार अली खान। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये आपके लॉ मिनिस्टर थे। तो कहने का मतलब है ये वाली लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी इंटरिम मिनिस्टर की, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता रहता है कभी ना कभी। तो दोस्तों ये था लेक्चर। आप अगर ऐसे ही लेक्चर को चाहते हैं डेली 50, 100, ठीक है, डिटेल एनालिसिस के साथ, ताकि सिर्फ इसी को पढ़ के आप पूरे सिलेबस को आराम से रिवीजन कर सकते हैं। देखिए डिटेल में आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्लस बैकग्राउंड बताया जाएगा, तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं डिटेल एनालिसिस के लिए।